नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी इस टाइम पर हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी मैम हैं, जो इस टाइम पर पानीपत से जिला अध्यक्ष हैं भाजपा पार्टी की, और इस टाइम पर मौजूदा सरकार बीजेपी की है, सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैम का स्वागत करते हैं हमारे टीम में। मैम, स्वागत है आपका अखंड भारत की आवाज़ चैनल। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नववर्ष की, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैम, जैसे आपका प्रोफेशन एक डॉक्टर है और आप राजनीति में आए हैं, क्या कुछ पर्पज़ है? क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आप राजनीति में भी जाएंगे? ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन हाँ, मेरा बेटा दूर स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ सोशल सर्विस जो है उनकी कंपल्सरी होती है। तो वहाँ उसने सोशल सर्विस में बहुत नए आयाम छुए। उसने एक माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो महिलाओं से जो अपनी गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर उनको वूल दे के मफलर बनवा के वो उनके मफलर बेच देता था, और जो पैसे इकट्ठे हुए उससे उसने उन महिलाओं को गाय खिलवाई। तो ये बात करीब 10-12 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं। तो तब मुझे एक प्रेरणा मिली कि जब ये बच्चा इतनी ज़्यादा समाज की सेवा कर सकता है तो मुझे भी अपने हॉस्पिटल से बाहर भी कदम रखना चाहिए, और बाहर समाज के लिए भी कुछ, हॉस्पिटल में रहते हुए तो पेशेंट देखते ही हैं, लेकिन समाज के लिए उससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तब मैंने कदम बाहर बढ़ाया और फिर मैं विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुई, और उसमें हम मेडिकल कैंप्स जो है वो गरीब बस्तियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए और कॉलोनियों में जहाँ पर जो डॉक्टर्स नहीं अफोर्ड कर पाते वहाँ पर हमने कैंप लगाने से अपने इस अभियान की शुरुआत करी। और धीरे धीरे फिर विश्व हिंदू परिषद से आदेश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। तो फिर मैं 4 साल पहले, 5वां साल शुरू हो गया, 4 साल पहले मुझे महिला मोर्चा भाजपा पानीपत का दायित्व दिया गया, और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत का अध्यक्ष के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है पार्टी ने मेरे कंधों पे डाली है। इस टाइम पर हम पानीपत की बात करें, नगर निगम में आए दिन कुछ ना कुछ घोटाले निकल कर आते हैं, और इस पर जो हमारे शहरी विधायक प्रमोद जी भी कंटिन्यू नज़र रखे हुए हैं, और वो प्रेशर डालते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों, उन चीज़ों पर लगाम, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए शुरू से ही बीजेपी पार्टी सजग रही है, सचेत रही है। तो क्या कुछ कहना है आपका? जैसे नगर निगम के भ्रष्टाचारी के जैसे आए दिन कुछ ना कुछ आए जाते हैं। देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का ना एक रूट कॉज होता है, मुझे ऐसे समझ में आता है। कांग्रेस के टाइम में पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं जितने भी अधिकारी नियुक्त करे गए, वो अधिकारी बहुत सारे पैसे लेके नियुक्त करे गए। भाजपा की सरकार में आप देखते हो कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, चाहे वो HCS अधिकारी हैं, चाहे वो ग्रुप C की नौकरियां हैं, चाहे वो ग्रुप D की नौकरियां हैं, सारी की सारी नौकरियां जो हैं वो केवल और केवल मेरिट के आधार पर लग रही हैं। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर पहले नौकरियां जो आदमी बहुत सारे पैसे देके, कोई किला बेच के किसी नौकरी पे लगा, किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नौकरी पे लगने के लिए, और फिर जब उनको मौका मिला तब उनको वो पैसे तो पुराने ही थे ना अपने। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का। और अब भारतीय जनता पार्टी हर मुकाम पर भ्रष्टाचार पे एक लगाम लगाने के लिए कमर कस के तैयार हुई हुई है। तो निगम में भी जो हमारे अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी मैं मानती हूँ कि अब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाता है साथ में, तो फिर समस्याएं तो आती ही हैं। लेकिन अब आपने खुद ही कहा है कि हमारे जो पानीपत शहरी से विधायक हैं, और साथ ही साथ हमारे पानीपत ग्रामीण से भी विधायक और हमारे सांसद इस टाइम पानीपत को एक इतनी ईमानदार पूरी की पूरी जो टीम है वो पानीपत में चुनी हुई है कि मुझे अपनी पूरी की पूरी अपने दोनों विधायकों पर, अपने सांसद पर मुझे सब पे गर्व है, बहुत फक्र है कि पूरी की पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ शहर के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से हमारे विधायक लगे हुए हैं इस टाइम,
और साथ ही हमारी मेयर भी अवनीत कौर जी भी जिस तरह से लगी हुई है कमर कस के, तो नगर निगम से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो ये भ्रष्टाचार है वो भी दूर होगा, और जो भी पेंडिंग हमारे काम है, पिछले कुछ दिनों पहले विधायक जी काफ़ी सारी योजनाएं पानीपत के लिए लेकर भी आए हैं, वो सब काम पूरे जरूर होंगे। मैम जैसे भी जो हमारे सांसद हैं संजू भाटिया जी, अभी उनका आपने नाम लिया, अभी मैं जैसे पब्लिक में जाता हूँ, उनका यही एक शिकायत है कि वो पब्लिक में कम आते हैं, उनकी व्यस्तता ज़्यादा होती है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो नेता हम लोग चुनते हैं, पब्लिक चुनती है, वो जनता के लिए होता है। जैसे उनका व्यस्तता भरा जो उनका कार्यकाल है अभी तक, क्योंकि पानीपत और करनाल दो उनके क्षेत्र हैं, जब हम बात करते हैं लोगों से कनेक्टिविटी की बहुत कम होती है। देखिए ये तो खैर आप की कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। वो संगठन के कार्यकर्ता हैं पहली बात तो संगठन जो है जहाँ भी जिम्मेवारी लगाएगा हमारे संगठन के कार्यकर्ता को, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे इवन मंत्री भी है या इवन मुख्यमंत्री भी है, लेकिन हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक बहुत बड़ा संगठन है, तो उसमें संगठन के नाते कभी मान लो जैसे पिछले दिनों जम्मू चुनाव में ड्यूटी लगी, उससे पहले बड़ौदा हल्के में चुनाव में ड्यूटी लगी, तो इस तरीके से अभी बीच में सोनीपत चुनाव में ड्यूटी लगी, उससे पहले दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगी। तो इस तरीके से जो संगठन का आदेश होता है वो एक सांसद होने के साथ साथ वो भी उनको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है। और उसके बावजूद मैं सोनीपत चुनाव में जैसे मेरी भी ड्यूटी लगी थी, तो मैं देख रही थी कि इतने सारे कार्यकर्ता सोनीपत भी लगातार उनसे अपनी समस्याएं लेके आते रहे, बड़ौदा हल्के में भी लेके आते रहे। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि वो एक हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और इस तरीके के कार्यकर्ता हैं कि वो हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े रहने में विश्वास रखते हैं और सुबह से ही वो लोगों की समस्याएं सुनने लग जाते हैं। तो जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात होती है उसके मुकाबले में इस बार हम लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमें लोकल जो है वो सांसद मिला है, बाहर से कोई सांसद जो है इस टाइम यहाँ पर नहीं आया। तो उस हिसाब से अगर आप पहले के समय से कंपेयर करोगे, पहले के समय से अगर पहले के समय से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों की समस्या जो है दूर हो जाती है। और फिर साथ साथ हमारे दोनों विधायक भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, हम सब भी जितनी लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं, जितनी हम उनको दूर कर सकते हैं, वो हम सब हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उन समस्याओं के लिए दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैम जैसे अब हाल ही में चुनाव हुए नगर निगम के, जैसे सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी और पंचकुला और अम्बाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मोदी फैक्टर है, बीजेपी फैक्टर है, वो कहीं स्लो हो गया हो? क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम के रिजल्ट्स देखे, वहाँ पर जैसे सोनीपत हो गया या अम्बाला हो गया, तो ये यहाँ से बीजेपी पार्टी नहीं जीती। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप वोट की परसेंटेज देखो, नंबर देखेंगे पार्षद का, तो वो सारा ठीक रहा है। बाकी तो हार जीत चलती ही रहती है। और जहाँ तक मोदी फैक्टर की बात है तो देखिए कि ऐसा नेता मोदी जी जैसा मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ऐसा नेता दोबारा कभी आएगा कि नहीं आएगा ये भविष्य के गर्भ में ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज आपको भी पता है कि 24 घंटे में से 20 घंटे तक काम करने वाला एक ऐसा प्रधान सेवक जो हर समय केवल यही सोचता है कि देश जो है उन्नति की राह पर कैसे बढ़े, हर गरीब का, हर मजदूर का, हर किसान का, हर महिला का, हर वर्ग को कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊं, कैसे मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूं, कैसे हम रोड्स की कनेक्टिविटी करें, कैसे बुलेट ट्रेन्स लेके आए, तो हर पहलू पर कैसे सोलर ऊर्जा जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को हम ख़त्म करें, कैसे हम मोर क्रॉप पर ड्रॉप करेंगे भी, कैसे जो पानी की कमी धीरे धीरे आ रही है उसको हम कम करें। तो हर एक ऐसी समस्या जो आज से 5 साल बाद भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी सोच के कि भारत कैसे उन समस्याओं से जूझने में जो है वो सक्षम हो, कैसे हर समस्या से बाहर निकले, कैसे भारत एक विश्व गुरु बने, हर आयाम पर वो लगातार सोचते हुए हर वर्ग को साथ लेकर लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मोदी फैक्टर
कम तो मैं नहीं मानती कि आज वो पूरे विश्व के नेता हैं, तो इसलिए छोटे छोटे नगर निगम के चुनावों में अगर आप कहो कि मोदी फैक्टर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो मुझे लगेगा कि हम इतने बड़े नेता के साथ कहीं न्याय ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैम इस टाइम पर जो 3 कृषि नए अध्यादेश कानून आए थे, उसमें जो विपक्ष कह लो या किसान कह लो या जो इन कानूनों के पक्ष में नहीं है वो कह लो, 1.5 महीने से ज़्यादा आंदोलन को हो गया है। सबसे पहले आप इन बिलों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, पहली बार एक ऐसी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के बारे में सोचा। जो समस्याएं किसान इतने वर्षों से जिन समस्याओं के साथ जूझ रहे थे, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ जितनी भी रिकमेंडेशंस आई थी, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस को लेकर अलग अलग किसान संगठनों के सुझावों को लेकर और 3 अध्यादेश जो हैं वो पारित हुए। तीनों अध्यादेश मैंने भी बहुत अच्छे से उनका अध्ययन किया और मैंने भी देखा कि कहीं किसान का किसी भी अध्यादेश के किसी भी रूप में क्या किसान का कहीं अहित हो रहा है, लेकिन मैंने भी पाया कि कहीं से भी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे कि लोग बोल रहे हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी किसान का जो है वो नुकसान नहीं हो रहा उसमें, बल्कि ऐसी योजनाएं जो है इस कानून के तहत हैं कि पहले जो है अगर किसान मंडी में अपना सामान नहीं बेचता था तो उसको चोरी छिपे कहीं दूसरी मंडी में या कहीं जहां उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे वो चोरी छिपे बेचना पड़ता था, या उसकी मंडी के किसी अधिकारी से सांठ-गांठ हो, अदरवाइज उसको जुर्माना भरना पड़ सकता था कि भाई आपने मंडी की फीस नहीं दी और मंडी से सामान जो है वो बाहर बेच दिया। उसी तरीके से कोई मान लो कोई बड़ी कंपनी है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का, मान लो कोई कहता है कि मुझे आलू लगा दो, मुझे इस क्वालिटी का चावल लगा दो, और मैं आपको मान लो आज अगर गेहूँ का रेट 1975 रुपये है MSP, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस क्वालिटी का गेहूँ चाहिए और उसका रेट हो सकता है वो 4000 भी हो पर क्विंटल। तो ऐसी सिचुएशन में किसान को, क्योंकि जो नई कंपनी उसके साथ अच्छी क्वालिटी का या ऑर्गेनिक मान लो गेहूँ को आती है या कोई भी चीज़ को आती है, तो उसके लिए वो जो उपकरण है वो भी वो कंपनी उसको प्रोवाइड करवाएगी। कोई अलग तरीके की खाद है, कोई अलग तरीके का बीज है, कोई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है। आज इजराइल के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर भी घरौंडा में भी बहुत अच्छा प्लांट लगा हुआ है जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो अगर किसान को आगे बढ़ना है, अपनी कन्वेंशनल जो रूटीन की वो खेती करता है, रूटीन में मान लो 2 फसल यहाँ पे गेहूँ की और चावल की निकालता है, लेकिन उससे हट के अब अगर कोई मान लो 3 फसल 4 फसल अलग अलग तरीके की सब्जियों की निकाल लेता है, दालों की निकाल लेता है, तो उन सब चीज़ों के लिए किसान को नई टेक्निक्स पर जाना होगा। वो जो पुराने ढर्रे वाली खेती थी उससे हटना होगा। जब वो पुराने ढर्रे वाली खेती से हटेगा, जब वो अलग तरीके की खेती करेगा, अलग तरीके की चीज़ें बोएगा, तभी उसको उसके जो रेट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो मोदी जी का तो केवल एक ही मकसद कि किसान भी व्यापारी की तरह अपने पैरों पे खड़ा हो, किसान ज़्यादा सक्षम हो, ज़्यादा समर्थ हो। लेकिन अब क्या है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखते थे कि आसमान से लेके ज़मीन तक कितने घोटाले हैं, मैं आपको शायद गिनवा भी ना पाऊँ। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष के पास कोई नेता भी नहीं है। मुद्दाहीन, नेतृत्वहीन विपक्ष क्या करे? तो उन्होंने कुछ भोले भाले किसानों को बरगलाया। और आज मैं ये कहती हूँ, जो किसान, जो मान लो आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम किसानों के समर्थक हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप तो अपने घरों में हीटर लगा के सो रहे हो और आपने उन गरीब किसानों को जो है वहाँ पर बॉर्डर में ठंड में मरने के लिए आपने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं, और उसके विपरीत मोदी जी ने क्या किया कि आज भी वो कह रहे हैं कि अगर किसी कानून में आपको संशोधन की जरूरत है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है, खुले मन से बार बार किसानों से प्रार्थना करी जा रही है कि आप आओ और जो भी कमी आपको लगता है किसी संशोधन की जरूरत है, तो हम इसमें संशोधन भी करने को तैयार हैं। तो कोई भी, जब कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी समस्या होती है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो वार्तालाप से सुलझती है। वार्तालाप के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हंगा थोड़ी ना होता है।
अब वो लोग तो ये कह रहे हैं जिसे उन्होंने समझा दिया किसानों को कि नहीं जी कानून तो वापस ही होंगे। ये आप ये बताइए, ये लोकतंत्र तोड़ना चलेगा? एक मिनट मैम, किसान, मैं सिंगू बॉर्डर पे भी गया हूँ और बस्ताड़ा टोल पे भी गया हूँ, पानीपत टोल पे भी, डाहर टोल पे भी मैं रूटीनली जाता रहता हूँ और सबसे शुरू से ही मैं आंदोलन भी कवर कर रहा हूँ। तो किसानों ने एक ही बात बोली है, हमें अपनी दुगनी आय नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमने ये कानून नहीं मांगे। ज़बरदस्ती किसी को, जैसे मुझे कोई भूखी नहीं लगी और आप मुझे रोटी खिलाओ, एक तो रोटी आके रख दो, एक रोटी खिलाओ, वो ये बोल रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, हमें ये कानून चाहिए नहीं, इन कानूनों को वापस ले लो। और जब शुरू में जब इस चीज़ का विरोध हुआ तो किसानों ने बस एक ही मांग रखी थी कि एमएसपी की गारंटी दे दो। जिला स्तरीय डीसी को, एसडीएम को ज्ञापन दिए गए थे। कहीं सरकार, जो केंद्र सरकार है वो लेट तो नहीं होगी है, क्योंकि किसानों से बातचीत करने में कि जब एमएसपी की गारंटी ही मांग रहे थे, आज किसान ये बोल रहे हैं कि भाई एमएसपी की तो गारंटी चाहिए ही चाहिए, साथ में ये कानून वापस हो जाने चाहिए। और कल तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मतलब ऐसा व्यवहार मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए था, जो वहाँ पर हुआ। क्या कुछ करना? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बोला कि भूख ही नहीं लगी लेकिन रोटी दे दी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनको ठीक है कि वही पुराने ढर्रे पे चलना है और उनको अपनी आय दोगुनी नहीं करनी। मैं आपकी बात मान ली, बिल्कुल मान ली। लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, कुछ जो लोग हैं वो एक एक एकड़ में इतनी सब्जियां उगा रहे हैं कि एक एक एकड़ में कई लाख रुपए की उनको प्रति माह जो है वो आमदनी हो रही है। और किसानों को कुछ नया दिया गया है, ना कि कोई भी पुरानी व्यवस्था खत्म करी गई है। ना एमएसपी खत्म हुआ, ना मंडी खत्म हुई। पुरानी व्यवस्थाएं यूं की यूं कायम है। नई व्यवस्थाएं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो इससे बढ़ के, मान लो कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई भारत के किसी और कोने में बेचना चाहता है, पूरा भारत जो है एक मंडी हो, पूरा भारत एक बाजार हो, ये एक सोच के साथ ये कानून लाए गए। मैं मान गई कि कुछ किसान ये कहते हैं कि हमें तो अपनी आय दोगुनी नहीं करनी। ठीक है, आप मत करिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप मत बेचिए सामान मंडी से बाहर। आपके लिए मंडी की व्यवस्था और एमएसपी की व्यवस्था यूं की यूं कायम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये बार बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से बार बार हर मंच पे ये बात कही गई है कि पहले की व्यवस्थाएं यूं की यूं रहेंगी और कोई भी पुरानी व्यवस्था जो है वो बदली नहीं जाएगी। दूसरी बात, मैं फिर वही वाली बात आ गई कि लोकतंत्र है, जो नए कानून बनाने की आज़ादी, नए कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो उन चुने हुए सांसदों की, चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये तो केवल हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा महाराष्ट्र में, विदर्भ में, चलो राजस्थान के भी है। मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ किसानों ने आत्महत्या करी। और कहीं कहीं पर किसान जो है, जब उनका मान लो टमाटर ही है वहाँ पर आप देखते हो, या प्याज ही है, तो वो जो है सामान इतना ज़्यादा हो जाता है मंडी में उस दिन। अब एक टमाटर की फसल का आप उदाहरण ले लो कि एक टमाटर की फसल एक ऐसी चीज़ है कि उसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते आप, 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर मान लो उस दिन उसकी बोली नहीं छूटी या उस दिन उसको अच्छा रेट नहीं मिला, तो वो किसान जो है फसल को केवल सड़क पे फेंकने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। आज इस नए कानून के तहत क्या उसको विकल्प मिला है कि आप एफपीओ बनाइए, कृषि उत्पाद समूह बनाइए, अलग कोई एक ग्रुप जो है किसानों का, एक समूह जो है वो बने, वो प्रगतिशील खेती करे, वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, किसान को उसमें कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। तो आज अगर मान लो उसको कोई भी फसल उसने उगाई है, चाहे वो टमाटर है, चाहे आलू है, चाहे वो प्याज है, कोई भी फसल है, आज मान लो उसको उसके रेट नहीं मिल रहा है,
तो वो कम से कम उस कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रख के 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, जिस दिन उसको रेट मिलता है उस दिन वो रेट दे सकता है। मंडी में अगर आज बोली नहीं छूटी तो किसान तो मर गया ना। तो हम लोग एक अपना जो होता है तंग दृष्टिकोण को छोड़कर हम एक बड़ा दृष्टिकोण, जिसमें पूरा भारत एक मंडी है, पूरे भारत एक राष्ट्र, एक व्यापार जिसको है, उस बड़े दृष्टिकोण को हम क्यों नहीं देखना चाहते। हम एक उसको नैरो दृष्टिकोण हमने ऐसा बना लिया कि नहीं जी कानून वापस होने चाहिए, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि कानून वापस होने चाहिए। फिर दूसरी बात, आपने कल मुख्यमंत्री जी की, मैं भी कल वही मंच पर ही थी जब ये सारा का सारा मैं तो ये कहूंगी कि आतंकी हमला हुआ है। मतलब क्योंकि ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि कल मैं ये कहूंगी कि जो आपके ये जो ये 2 दिन पहले इन्होंने आह्वान किया इस बात का कि भाई कैमला पहुंचिए, और गुरनाम सिंह चुटानी ने, तो अब आप ये देखिए कि ये किस तरीके के नेता हुए। उन्होंने कहा कि कैमला पहुंचिए और वहां पर हमला कीजिए। लोग ये विरोध करने के लिए कहा, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है। विरोध करने का तरीका ये है कि वो लोग सिंधु बॉर्डर पर शांति से बैठे हुए हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, और वो उनको कोई आंदोलन करने के लिए मना भी नहीं कर रहा। अब इस विरोध में भी आप देखिए, आज सुबह ही मैं टीवी में देख रही थी, रिवाड़ी से कई जिलों से किसान जो है वो इतने परेशान हैं क्योंकि उनकी जो फसल है वो मंडी तक नहीं पहुंच रही। आज पानीपत के व्यापारियों की बात करो तो उनका व्यापार कई एक्सपोर्ट हाउसेस में तो हालत ये हो गई है कि ताला लगने वाली बात हो गई, क्योंकि उनका जो शिपमेंट्स हैं वो उनको एयरपोर्ट तक या जैसे भी पहुंचानी होती हैं तो कोई भी शिपमेंट टाइम से नहीं पहुंचती। किसी को नहीं पता मैं दिल्ली यहाँ से चलूँगा 4 घंटे में पहुँचूँगा कि 6 घंटे में पहुँचूँगा। तो हर तरफ से समस्या आ रही है। दूसरी बात, जब लोकतंत्र में हमने उनको नहीं मना किया कि आप शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करिए, तो कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर एक किसान महापंचायत करने आ रहे थे, जिसमें करनाल के, पानीपत के आसपास के जिलों के कुछ किसान भाई शामिल थे, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। उनके साथ वो एक संवाद करने आ रहे थे, एक शांतिपूर्वक माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। उस माहौल में ये जो गुरनाम सिंह चटूनी है, इन्होंने ये आह्वान किया कि आप वहाँ जाओ, विरोध करो, और वो इतने बड़े बड़े डंडे लेकर वहाँ पर वो लोग आए हुए थे, इतनी तेज शोर मचाते हुए वो वहाँ पर आए। उन्होंने हेलीपैड उखाड़ा, उन्होंने टेंट जो है वो सारा उखाड़ा, कुर्सियाँ उन्होंने तोड़ी, निहत्थे जो कार्यकर्ता और किसान बैठे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने लाठी से वार किया, जो मीडिया कर्मी वहाँ पर बैठे हुए थे उनके उन्होंने कैमरा तोड़े। तो आप ये बताइए कि ये किसान आंदोलन है? इसमें ये कौन लोग हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में एक तरीके से आतंकवाद फैलाना चाहते हैं? ये तो एक तरीके से अराजकता है और ये एक लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि जब लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है तो हमें भी शांतिपूर्वक एक बैठक करने का अधिकार है। तो इसलिए ये जो कल एक तरीके से मैं कहूँगी कि लोकतंत्र पे जो हमला हुआ है, इस हमले की तो मैं बहुत निंदा करती हूँ। उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री जी फिर भी चाहते तो वो उतर सकते थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन फिर भी उनको लगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से भी मिली कल करनाल रेस्ट हाउस में 1 घंटा हमारी सबकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो मैं उतर सकता था, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी उतरते हैं और फिर इस तरीके के उपद्रवी जो तत्व हैं वो और ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ती, और उस सख्ती में उनका आप देखिए मानवीय व्यवहार देखिए कि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी कोई आहत हो और कोई मान लो लाठीचार्ज हो या कोई गोलीबारी हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये पंचायतें करते रहेंगे और हम डरते नहीं है किसी से और ना ही हम रुकेंगे। आप आने वाले समय में देखिए कि हर हरियाणा के हर कोने में इस तरह की पंचायतों का हम आयोजन करेंगे। मैम, ऐसा नहीं लगता कि जो प्रचार अभी 3 नए कानूनों का जो किया जा रहा है ये लेट हो गया है? क्योंकि इस टाइम पर आंदोलन है, सक्रिय है, और कल तो उग्र बोल सकते हैं आंदोलन हो चुका है, तो ये लेट नहीं हो गया है प्रचार करने में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लेट प्रचार हुआ है। शुरू से ही हम बता रहे हैं सबको कि भाई इन कानूनों में ये है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार जैसे जीटी रोड पे, पानीपत तो जीटी रोड पे ही है, तो कई बार जैसे कहीं भी जीटी रोड से आना जाना होता है तो मैं यूं ही उत्सुकतावश
जैसे लोग जगह जगह पे आपने देखा हुआ लंगर लगे हुए हैं, तो कभी कभी हम भी कहीं रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने कई बार आते जाते किसानों से पूछा, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में आपने देखा होगा काफी सारे किसान भाई जो है वो जा रहे हैं, मैंने उनसे कई बार चर्चा करने की कोशिश करी एक सामान्य व्यक्ति बन के कि भाई एमएसपी क्या है, कृषि कानून क्या है। वो कहते जी हमें कुछ नहीं पता, हमें तो वहां से आदेश हुआ था कि आप ट्रॉली भर के आप सिंधु बॉर्डर पे जाओ, हमें नहीं पता कि एमएसपी क्या है, हमें किसान आंदोलन भी नहीं पता, हमें किसानों के कानून भी नहीं पता, हमें तो केवल ये आदेश हुआ कि जी आप ट्रॉली में बैठो और वहां पहुंचो, आपकी 2 दिन की ड्यूटी है, आपकी 4 दिन की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी पूरी होएगी, ये वापस भाई आ जाएंगे, दूसरे भाई वहां पर चले जाएंगे। तो उन लोगों को, उन भले लोगों को जिनको ये भी नहीं पता कि एमएसपी क्या है, उन लोगों को इन्होंने अपना जो है वो निशाना बनाया हुआ है। खुद तो आराम से अपने घरों में रह रहे हैं, हीटर में रह रहे हैं, और वो हमारे किसान भाई बेचारे ठंड, कड़कती हुई ठंड में, बारिश में वो बॉर्डर पे रहे। मैम अभी आप भी बोल रहे थे, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था कि जैसे सिंधु बॉर्डर पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई रोका नहीं जा रहा, टोका नहीं जा रहा किसी प्रकार से। और ऐसे ही हम अपनी बात रख रहे थे जनता के सामने, किसानों के सामने एक संवाद के रूप में। अब चुटनी जी की एक वीडियो आई है, उसमें उन्होंने बोला हमें जब हम 26 नवंबर से हम चले थे, 5-5 बैरिकेड्स लगाए थे, सड़कें खोदी गई थी, वाटर कैनन का यूज हुआ था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, हमें कहाँ से उन्होंने आराम से, जब क्योंकि वो तो ये बोल रहे थे कि हम कोई बिना डिस्टर्बेंस के हम चले थे और हमें सिंपल हमें दिल्ली ये मैं अभी पहले भी इस बात की चर्चा आपसे कर चुकी हूँ कि ये मैं मानती हूँ कि सिंधु बॉर्डर पे वो लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे देश में कितनी एक शांति है। आप ये देखिए, आज अगर किसी बच्चे ने दिल्ली से पूरे हरियाणा में, पंजाब में कहीं भी जाना हो, सारी की सारी मूवमेंट आप बताइए कि बंद हो गई है कि नहीं हो गई। अब वो आंदोलन करते मैं मानती, लेकिन वो ऐसे आंदोलन करते कि कम से कम आवागमन पे रोक नहीं लगती। कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, एम्बुलेंस में किसी ने जाना है, तो अगर आप इसके लंबे परिणाम देखेंगे, आज पानीपत की अर्थव्यवस्था पे इतना बड़ा इस चीज़ का जो है वो असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे पेशेंट भी नहीं पहुंच पाते। अब आपको पता ही है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है पेशेंट्स का रूटीन में दिल्ली एम्बुलेंस में भेजने पड़ते हैं। तो हर तरीके से अगर मान लो उनको सिंधु बॉर्डर पे लगाना भी था, कोई आंदोलन करना भी था, बैठना भी था, तो कम से कम उन्हें लोगों का आवागमन जो है वो बंद नहीं करना चाहिए था। और फिर ये भी कोई निश्चितता नहीं होती कि आज ये वाला कैंप भी बंद कर देंगे, आज ईस्टर्न पेरिफेरल वे बंद कर देंगे, कभी कुछ बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं। तो लोगों को कितनी भारी समस्या का और सामना करना पड़ रहा है। तो ये कोई शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन वो होता है जिसमें आपकी वजह से किसी को भी कोई समस्या ना आए। मैम जैसे वीडियो में भी उन्होंने बार बार हरियाणा सरकार से जो उनको शिकायत रही है कि हमें जाने में दिक्कतें नहीं है, और हमने और फिर केंद्र सरकार से उनकी एक शिकायत है, हमने तो रामलीला ग्राउंड हमने आंदोलन के लिए मांगा था, हमें वो भी नहीं मिला, हमें तो मजबूरी में सिंधु बॉर्डर पर बैठना पड़ा। हमारा कोई ऐसा रामलीला ग्राउंड तो देखिए, जितना मुझे पता है तो रामलीला ग्राउंड तो मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार के अंडर आता होगा, उसकी अनुमति तो दिल्ली सरकार से मिलनी चाहिए। रामलीला ग्राउंड की जहाँ तक मुझे पता है, देखिए मुझे ज्यादा दे दी थी अनुमति, तो फिर केंद्र सरकार का तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई रोल ही नहीं होगा। जब दिल्ली सरकार से अगर उन्होंने कोई अनुमति ले ली है, मैम वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए थे, पुलिस ने अपना सुरक्षा लेयर लगा दी थी कि भाई यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि अगर इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के अंदर बैठेगी, तो आप ये बताइए कि दिल्ली वालों का क्या होगा। अभी तो बॉर्डर पे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जिस बॉर्डर पे ये लोग धरना देकर बैठे हैं, वहाँ के लोगों का कितना बुरा हाल है, उनको आने जाने में कितनी बड़ी समस्या आ रही है। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो टिकैत जो हमारे किसानों के नेता हैं, पहले जब ये कानून आए तब वो हर रोज अपनी सेल्फी डाल रहे थे, हर रोज घूम रहे थे किसानों के साथ कि मैं इन 3 कृषि कानूनों का स्वागत करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। तो ये क्या है कि आज वो वाले नेता सारे नेता बन रहे हैं जिनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ और मुद्दा नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे जो जितने भी मैं कहती हूँ जितने भी विपक्षी हैं, जिनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई नेतृत्व भी नहीं है, और उसमें भी आप देखो कि कई तरह की टोलियां बैठी हुई हैं, और अगर आप सबसे पूछ लोगे तो सबका अलग अलग मुद्दा होगा।
तो केवल और केवल कुछ लोग अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए भोले भाले किसानों को वहाँ गुमराह कर रहे हैं। भोले भाले किसान जो हैं वो बेचारे ठंड में बारिश में वहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग जो हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और मुद्दा सबका अलग अलग है, किसी का कोई मुद्दा है, किसी का कोई मुद्दा है। असली में तो किसानों से हो सकता है किसी को लेना देना भी ना हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति, मैं तो देखिए डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जब अगर एक डॉक्टर को भी समझ में आ रहा है जिसका कृषि से कोई इतना ज़्यादा सरोकार नहीं पड़ता, अगर मान लो एक डॉक्टर को भी समझ में आ गया कि जो भी व्यक्ति किसान हितैषी होगा, जो भी चाहता है कि किसान की आय दोगुनी हो, जो भी चाहता है कि किसान प्रगतिशील बने, जो भी चाहता है कि किसान अपनी फसल को पूरे विश्व में किसी भी मंडी में बेचे, वो इस कानून का जो है वो विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन कानूनों के माध्यम से ही जो है वो किसान का विकास होगा। तो इसलिए ये सब लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। और अगर मान लो ये किसान के इतने ही हितैषी होते, तो जब हमारी सरकार बार बार कह रही है कि जो संशोधन आपको लगता है कि हमें करने चाहिए, हम करने को तैयार हैं, तो उसके बावजूद भी अगर टस से मस नहीं हो रहे, तो ऐसे हंगे की, ऐसे अहंकार की राजनीति मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज़्यादा देर चलेगी। मैम, एक साधारण सी बात, हर किसान यही बोलता है, या तो इन कानूनों, दो बात बोलता है, कानूनों को वापस लिया जाए और MSP की गारंटी दी जाए। आपने कानूनों के वापस के बारे में आपने बता दिया, और MSP की गारंटी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, वो आह्वान कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी हैं भाजपा पार्टी से, तो वो भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? अब इस एक चीज़ जब बोल तो रहे हैं हम उस चीज़ को, हम उसको लिख और दें, तो और इस चीज़ से जब किसान, जब एक जिद पे कुछ लोग अड़े हुए हैं, जब तक वो मानेंगे नहीं कि हाँ ये संशोधन हम मान के हम आंदोलन खत्म करते हैं, तब तक वो भी लिख के क्या देंगे आप ये बताइए। जब तक वो नहीं मानते कि हाँ ठीक है जी, आपने 1 संशोधन कर दिया, नंबर 2 संशोधन कर दिया, नंबर 3 संशोधन कर दिया, ये सारे संशोधन हो गए, हमें ये मंजूर है और अब हम आंदोलन खत्म करते हैं, तभी तो सरकार लिख के देगी। आज बात का कोई और मुद्दा होता है, कल कोई और मुद्दा होता है, परसों कोई और मुद्दा होता है। जब तक वो ये नहीं कहते कि ठीक है जी ये संशोधन हमें चाहिए थे, जितनी बातें उन्होंने कही सरकार ने सारी मान ली, लेकिन उसके बाद भी जो संशोधन उन्होंने मांगे, सरकार ने सारे के सारे संशोधन मान लिए। कोई भी उनकी डिमांड ऐसी नहीं थी जिस पे सरकार ने मना कर दिया, लेकिन वो जब मानते ही नहीं, आज मुद्दा कुछ और होता है, कल मुद्दा कुछ और होता है, परसों मुद्दा कुछ और होता है। नहीं तो आप ये बताइए, अगर सीधी सादी सी बात हो और द्विपक्षीय बात हो, तो क्या इतनी बार वार्ता असफल होगी? हाँ। लेकिन वो एक जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी आप तीनों कानून वापस लो, तो ये तो नहीं मैं मानती। अच्छा फिर आप ये बताइए, इतना बड़ा लोकतंत्र है, हमारी इतनी बहुमत से सरकार बनी हुई है, आज अगर मान लो जो फायदे के कानून हैं और अगर इनकी इस तरीके की जिद से मान लो कोई भी हम कानून वापस लेते हैं, तो आप ये बताइए कि लोकतंत्र कैसे चलेगा? कल के दिन कहेंगे कि 370 वापस लो, परसों कहेंगे 35 से वापस लो, कभी कोई नई डिमांड आ जाएगी, कभी कोई नई डिमांड आ जाएगी, कभी किसी वर्ग की आ जाएगी, कभी किसी समुदाय की आ जाएगी। तो एक बड़े लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक प्रणाली से अध्यादेश पास किए गए, तो इस तरीके का विरोध, और हमेशा आप देखिए जब GST आया था, GST में भी जितने भी संशोधन, जहां पर भी कोई कमी रही उसको दूर किया गया। संशोधन होते रहते हैं, कानून बनता है, इसीलिए कोई ऐसे थोड़ा ना कि आज कोई कानून बन गया और हमें पता चल रहा है कि इस कानून में ये दिक्कतें आ रही हैं। जब आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन करी, डीमोनेटाइजेशन में भी जैसे जैसे दिक्कतें आई वैसे वैसे मोदी जी संशोधन करते गए। उसी तरीके से GST में भी जैसे जैसे दिक्कतें आई वैसे वैसे GST में संशोधन होता गया। उसी तरीके से इस कानून में भी जो जो दिक्कतें आएंगी उसमें संशोधन हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार लोगों द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए है। वो प्रधानमंत्री होते हुए भी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। वो जो है वो कभी भी लोगों का किसी भी तरीके से, मैं कहती हूँ कि एक पैसे का भी मोदी जी ये नहीं सोच सकते कि किसानों का किसी भी तरीके से नुकसान हो। तो फिर आप इतनी ज़्यादा साफ नीयत है, नेक इरादे हैं, पक्के इरादे हैं,
और उसके बाद भी अगर मान लो ये ऐसे हंगे से कहेंगे कि नहीं जी सिर्फ हमें तो कानून वापस चाहिए, तो ये तो मैं नहीं मानती कि आंदोलन का कोई भी ठोस कारण है। तो इस टाइम पर आप किसान आंदोलन में जो किसान अभी सक्रिय हैं, जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका उनसे? मैं तो उन सबसे यही कहूँगी कि जो लोग आपको बहका रहे हैं आप उनकी बहकाई में मत आइए। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत है, आपको जो जो दिक्कत लगती है, आप सरकार के पास जाइए। जहाँ जहाँ भी दिक्कत आएगी, सरकार जो है सरकार लोगों के लिए ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी जो है ना काम अपने लिए कभी नहीं करता। आप हमारे मुख्यमंत्री को देख लो, आप हमारे प्रधानमंत्री को देख लो कि अपने लिए कुछ नहीं है उनका, सब कुछ देश के लिए है। तो इसलिए कहीं भी दिक्कत आती है आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मेरी केवल आप सभी किसान भाई जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनसे एक ही करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी जिद छोड़िए और सरकार जो आपसे बात कर रही है उसमें खुले मन से बात करिए और सारे संशोधनों के लिए सरकार तैयार है। सारी बातें आपकी सरकार मान भी गई है। तो इसलिए और भी जो कोई काम रह गया है, जो कमी रह गई है, वो भी सरकार पूरी करेगी, लेकिन जिद जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिद से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान वार्तालाप से होता है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वैसे किसानों ने भी ये बात बोली है, किसानों ने इस चीज़ का भरपूर विरोध भी किया था, जो किसान आंदोलन से लिंक रखते हैं। इस टाइम पर हमने SYL का मुद्दा उठाया कुछ दिन पहले ही, और मतलब हर जिले में जो मौजूदा सरकार है उपवास रखे गए और उसका भरपूर विरोध किया गया। जिस तरीके से वो विरोध कर सकते थे उन्होंने विरोध किया। इसी समय पर ही SYL मुद्दा सामने आया कि जब किसान आंदोलन चला हुआ, जब पंजाब के किसान कहते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते और हम तो केवल किसानों के हितैषी हैं। तो आप ही बताइए, अगर पंजाब हमारा बड़ा भाई है और केवल किसानों का हितैषी है और हरियाणा के किसान, फिर हरियाणा के किसान कुछ नहीं। मैंने तो पहले भी आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने तो यही बोला है पंजाब के मुख्यमंत्री जी से कि साडा हक इत्थे रख, कि वहाँ पर भी एक तरीके से ये जिद है कि मान लो कोर्ट से भी आ गया उनको आदेश कि भाई हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो भारत के ही विरोधी हैं? आप ये देखिए कि पानी पाकिस्तान में जा रहा है, वो मंजूर है, लेकिन हरियाणा के किसानों को जो अपने भाई हैं उनको पानी मिल जाए ये मंजूर नहीं है। तो ये आप ये बताइए कि ये किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं कि पानी पाकिस्तान चला जाए लेकिन हमारे हरियाणा के भाइयों को पानी नहीं मिलना चाहिए। आप देखते हो दक्षिण हरियाणा में पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत है। अगर वो पानी हमारे हिस्से का पानी है, वो अगर हमारे हिस्से का पानी जो है हमें मिल जाएगा तो वहाँ पर जितनी बंजर भूमि है उसकी अच्छे से सिंचाई होगी। लेकिन ये लोग जो है ना, जो कांग्रेसी ही कभी भी देश के लिए नहीं सोचते, देश के लोगों के लिए नहीं सोचते, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे बड़े हों, हमारे बाहर जाके होटल कैसे बने, हम जमीनों पे कब्जे कैसे करें, हमारी संपत्ति में इजाफा कैसे हो, ना कि ये सोचे कि देश के मजदूर का, किसान का, गरीब का कैसे भला हो। मैम किसानों ने तो यहाँ तक भी बोला है हमें वो पानी नहीं चाहिए, हम भी वो पानी जो मांग रहे हैं, जो SYL की बात हुई थी वो भी किसानों के लिए ही हुई। किसान बोल रहे हैं हमें वो पानी ही नहीं चाहिए, इस मौके पर बोल रहे हैं किसान आंदोलन के समय हमें वो पानी ही नहीं चाहिए। देखिए इस कभी कभी आदमी भावुक होके, आप भी समझते हो इस बात को कि गलत बात बोल जाता है। दक्षिण हरियाणा में जो किसानों की स्थिति है पानी के बिना, अगर आप जाकर कभी उनसे पूछोगे, आज यहाँ का किसान उसको पानी की कोई दिक्कत नहीं है तो वो क्यों बोलेगा दक्षिण हरियाणा के किसानों को? क्योंकि जो उसमें SYL लिंक से पानी आएगा वो दक्षिण हरियाणा के किसानों को मिलने वाला है। तो इसलिए भावना में हो सकता है कई बार कोई गलत बात भी बोल जाता है। जिस टाइम आदमी भावनात्मक होता है तो बाकी हमारे हिस्से का पानी तो हमें चाहिए। पंजाब को बड़ा भाई बन के हमारे छोटे भाई जो है यहाँ के किसानों को पानी जरूर देना चाहिए। मैम एक जैसे थोड़ा टॉपिक हटके है कि पानीपत के अंदर क्राइम रेट बहुत हाई हो चुका है। ये दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहती हैं, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं लूटपाट हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, मतलब कई क्राइम ऐसे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो एक तो पानीपत की एक अलग तरीके की भौगोलिक स्थिति है। पानीपत जो है इंडस्ट्रियल टाउन है,
इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से जो है जितनी यहाँ की अपनी परमानेंट जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उसके साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या जो है अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आई हुई है। तो एक तो कुछ मैं ये मानती हूँ कि क्राइम रेट जो है कहीं ना कहीं उसकी वजह से, क्योंकि उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है, कहीं पे ट्रेसिंग नहीं हो पाती है, एक कारण तो क्राइम रेट का ये है। और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो अपने बच्चों की संभाल कम कर पाते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि माता और पिता दोनों ही जो है, मान लो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो पीछे से बिल्कुल अकेले हैं और उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कोई वारदात हो जाती है, वो लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमें सबको मिलके, पूरे समाज को ही प्रयास करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें वही वाली बात है कि सोच बदलनी पड़ेगी कि जो एक महिलाओं के लिए हमारी संकुचित मानसिकता है, बच्चों के लिए संकुचित मानसिकता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, महिलाओं को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। जब सोच बदलेगी तो कहीं महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्ट की जो एक फीलिंग होती है, एक आदर की जो बात होती है वो आएगी, बच्चियों के लिए वो आदर की बात आएगी। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये है। और दूसरा जो है हमारा जैसे बॉर्डर, कई बार देखा होगा आपने कि भाई इस तरीके से लगता है कि उसकी वजह से भी पानीपत में थोड़ा सा क्राइम जो है वो रेट ज़्यादा है। वो शुरू से ही रहा है इस ज़िले में क्राइम का रेट ज़्यादा, पर वैसे अब हमारे यहाँ पर नए एसपी आए हैं और मुझे लगता है कि वो जल्दी उम्मीद है कि क्राइम रेट कम होगा। लेकिन फिर भी जितने भी हमारी बाहर से माइग्रेटरी पॉपुलेशन आती है, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपने परिवार का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, उनका जो ये नशे की आदत की बात हो जाती है कि जो मजदूर है वो दिन भर काम करता है और शाम को उसको लगता है कि फिर मैं नशा कर लूँ, तो नशे के बाद तो फिर ना तो वो अपने परिवार को संभाल पाता और ना ही अगर कहीं उससे कोई वारदात हो जाए तो उसको उसका भी नहीं पता होता कि मैंने क्या वारदात कर दी है। तो वो एक जो है, चाहे वो शराब का कर रहा है चाहे अफीम का कर रहा है, वो भी कहीं पर हमें उस नशे पे भी कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। और साथ ही इन सब वारदातों के जो अगेंस्ट है ना, पूरे के पूरे समाज को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं इसमें केवल पुलिस जो है, पुलिस तो हर महिला के साथ, हर बेटी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। तो हम समाज के हर व्यक्ति को जो है अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ खड़े होना पड़ेगा कि कोई भी महिला अपने आप को किसी टाइम अकेला ना समझे। जब हम सब मिल के और सोच बदल के अच्छी सोच के साथ काम करेंगे तो हम जरूर ही पानीपत में जो है क्राइम रेट पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। और आपके इस चैनल के आपको और आपके इस चैनल ने जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया, अखंड भारत की आवाज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे अभी हमारे साथ मैम थी, हमने सारी जो पब्लिक के क्वेश्चन थे, मेरे क्वेश्चन थे, सभी मैंने पूछे हैं, पानीपत से रिलेटेड हो या किसान आंदोलन से रिलेटेड हो। और कल जो मुझे नहीं लगता ये कोई तरीका ठीक था, जो विरोध करना सभी का हक है, हर कोई कर सकता है, लेकिन स्टेज तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। विरोध के तरीके से होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो गुरनाम सिंह चुन्नी जी हैं, शुरू से ही वो एक ही बात बोलते आए हैं, हमें उग्र नहीं करना है, हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन कल वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो वैसे किसान अपने हक के लिए जो भी कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना दिमाग है, वो जिस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा, उग्र ना हो। उग्र होने से आपका हाथ में कानून आ जाता है और आप कानून तोड़ देते हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत हो जाता है, ना चाहें तब भी हो जाता है। तो यदि किसी के कोई क्वेश्चन फिर भी रह गए हों तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर मैम से टाइम ले लूँगा और फिर मैं उनसे दोबारा इंटरव्यू कर लूँगा यदि किसी के कुछ क्वेश्चन रह गए हों। और यदि मेरी तरफ से कुछ गलत किसानों को या किसी भी आदमी को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।